आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिल्ट्रेशन में। हम लोग क्या पढ़ेंगे? ग्रेविटी सैंड फिल्टर। फिल्ट्रेशन में हम लोग पढ़ेंगे फिल्ट्रेशन के कितने टाइप हैं। सबसे पहली बात ग्रेविटी फिल्टर, इसमें स्लो सैंड फिल्टर, दूसरा कौन सा है? रैपिड सैंड फिल्टर। दूसरा कौन सा है? प्रेशर फिल्टर। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्लो सैंड फिल्टर। स्लो सैंड फिल्टर। अब स्लो सैंड फिल्टर क्या है और रैपिड सैंड फिल्टर क्या है? अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो बेसिक जो इनके अंदर डिफरेंस होता है वो क्या होता है कि इनकी जो इफ़िशेंसी है, नंबर एक बात कि इनकी इफ़िशेंसी और वाटर क्वालिटी, इसके बेस पे हम इनको कंपेयर करते हैं। तो जो स्लो सैंड फिल्टर होगा ठीक है, उसकी जो क्वालिटी होगी वो क्या करेगी? क्वालिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, और एफिशिएंसी जो होती है वो कम होती है इन कंपेरिजन टू रैपिड सैंड फिल्टर। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं स्लो सैंड फिल्टर। तो जो इसका डायग्राम है मैं ऑलरेडी बना के रख रखा है मैंने, जिससे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ये है टिपिकल सेक्शन ऑफ स्लो सैंड फिल्टर। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि सैंड बेड्स हैं। एक ये सैंड बेड है, दूसरी ये ग्रेवल बेड है। ग्रेवल बेड में क्या है? ग्रेवल बेड इसकी होती है 3 लेयर में बनाई जाती है। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने बनाने की पूरी कोशिश की है। एक लेयर ये हो गई, दूसरी लेयर ये हो गई, तीसरी ये हो गई। इनका जो बेसिक सा डिफरेंस है क्या आपको नज़र आएगा यहाँ पे? ये जो इसके वाइड्स हैं, यहाँ पे क्या होते हैं? छोटे छोटे वाइड्स होते हैं। सेकेंड लेयर जो होती है उसमें उससे बड़े वाइड्स होते हैं, और थर्ड लेयर जो होती है उसमें और भी ज़्यादा बड़े वाइड्स होते हैं। रीज़न उसका ये है कि इसका जो ग्रेवल का साइज़ होता है, सबसे छोटा ग्रेवल का साइज़ कहाँ पे होगा? टॉप लेयर में होता है, मिडिल लेयर में उससे बड़ा, और जो बॉटम लेयर होगी उसमें जो ग्रेवल का साइज़ होगा सबसे बड़ा होगा। ठीक है, इनका ग्रेवल का इनका जो लेयर है इनका साइज़ कितना है, यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ लिख देते हैं साइज ऑफ टॉप ग्रेवल लेयर कितना है? 3 to 6 mm। टॉप ग्रेवल लेयर कितना है? 3.3 to 6 mm। देन उसके बाद में बात करेंगे मिडिल लेयर की। ये कितनी होती है? 20 to 40 mm। फिर बॉटम लेयर 40 to 65 mm। तो ये जो हमने ग्रेवल की जो लेयर यहाँ पे प्रोवाइड की है उसका ये साइज़ है।
ठीक है, 3 लेयर में हम इसको प्रोवाइड करते हैं। टोटल इसकी जो डेप्थ होती है, साइज इन द सेंस हम यहाँ पे डेप्थ की बात कर रहे हैं, टोटल जो डेप्थ है वो 30 to 60 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, और 3 लेयर में हम इसको बनाते हैं। सबसे जो बड़ी लेयर हो, सबसे जो बिगर साइज़ में होती है जो लेयर, वो बॉटम साइड में होती है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम ये नोटिस करेंगे, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सिंपली क्या किया गया है। अगर यहाँ पे साइड में थोड़ा सा फिगर के साथ साथ बनाने की कोशिश की जाए, ये अगर हम देखें तो क्या है, यहाँ पे सैंड लेयर हो गई है, ग्रेवल की लेयर हो गई, और यहाँ पे क्या होता है, ऊपर वाटर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या है, इनलेट है। इनलेट से क्या जाता है, रॉ वाटर। रॉ वाटर इनलेट से इनलेट चैम्बर में हमने डाला, जहाँ से पहुँचा, फिर ये सैंड बेड के ऊपर जो वाटर है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है। अब सबसे ख़ास बात यह है यहाँ पे कि सैंड बेड की जितनी डेप्थ होगी, वाटर की डेप्थ ही हम उतनी ही रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, 90 सेंटीमीटर हमने दिखाया है सैंड बेड की जो कि डेप्थ है, और वाटर की डेप्थ हमने कितनी ली है, 90 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, दूसरी साइड पे देखो, यहाँ पे आउटलेट लिए चैम्बर है, यहाँ से वाटर ये फिल्टर होकर बाहर निकलेगा। इसका बेसिक सा सिंपल प्रोसेस क्या होता है, यहाँ से रॉ वाटर इनलेट चैम्बर में गया, ये जो वाटर है यहाँ पे इकट्ठा हुआ। अब वाटर क्या करेगा, यहाँ पे जो वॉइड्स प्रेजेंट है, जो सैंड के वॉइड्स होंगे, सैंड के जो वॉइड्स होंगे, इससे क्या करेगा, ये पास होके, इससे पास होके कहाँ पे पहुँचेगा, ये ग्रेवल की जो अपर लेयर है यहाँ तक पहुँचेगा। फिर वाटर इससे भी पास होके, फिर ये तीनों लेयर को पास करता हुआ ये मेन ड्रेन में आ जाएगा। मेन ड्रेन से क्या होगा, मेन कलेक्टर में चला जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, ये जो चैम्बर है हमारा, इसको क्या बोलते हैं, मेन कलेक्टर। मेन कलेक्टर में वाटर स्टोर होता है बाहर की तरफ निकलने से पहले, यानी आउटलेट से बाहर से निकलने से पहले हम क्या होगा, जो मेन ड्रेन है इसमें वाटर, मेन ड्रेन से वाटर बाहर की तरफ निकलेगा और कलेक्टर में, मेन कलेक्टर में स्टोर हो जाएगा। तो इसमें बेसिकली क्या है, ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है, ये जो बेड्स की डेप्थ है, हम मेनली इसको ध्यान में रखेंगे। देखिए ये डायग्राम कैसे बनाते हैं, ये डायग्राम इसका बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम में। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, अगर चाहे उसका डेफिनेशन अगर वो पूछेगा, तो आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं और इसके डायमेंशंस को डिस्कस करते हैं। ये जो टॉपिक्स हैं मेनली इनको याद रखना पड़ेगा। क्या है, डेप्थ ऑफ टैंक कितनी हो सकती है, 2.5 से 3.5 मीटर तक होती है। ये बात कर रही है जो टोटल डेप्थ है। ठीक है, टोटल डेप्थ जो होती है हमारी 2.5 से लेकर 3.5 मीटर तक होती है। प्लेन एरिया रिक्वायर्ड, प्लेन एरिया रिक्वायर्ड 100 to 2000 मीटर स्क्वायर। फिल्टर मीडियम क्या होता है इसके अंदर, फिल्टर मीडियम इज सैंड। ठीक है, आपको बेसिकली क्या करना है, अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो इसका डायग्राम बना देना है। उसके बाद में ये स्टेप्स जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ उसी तरीके से आपको लिख देना है। ठीक है, इसमें क्या D10 का साइज़, D10 कितना होता है,
D10 हम लेंगे 0.2 to 0.3 mm। D10 क्या है? D10 से हम क्या करते हैं भाई? D10 से सिंपली आप लोगों ने सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ रखा है लास्ट सेमेस्टर में, क्या करते हैं हम? साइज़ पता करते हैं, ठीक है। बट जो सैंड का साइज़ क्या है, एक जो सीव एनालिसिस में हम लोगों ने पढ़ा था, याद होगा, जिससे हम सैंड पार्टिकल्स का साइज़ पता करते हैं, जिसमें नेक्स्ट क्या है, D60/D10 कितना होगा? ये इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट। ये कितना होता है? 5 होता है, ठीक है। तो अब क्या है, यहाँ पे देखो, इसमें होगा क्या बेसिकली, इसमें क्या, वाटर यहाँ से पास किया, ठीक है, तो ये पास करता हुआ चला गया, यहाँ से आउटपुट से बाहर निकल गया। लेकिन इस प्रोसेस में होते समय हो क्या होगा, जब यहाँ पे वाटर के साथ मिक्स जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या पर्टिकुलेट मैटर्स जो आएंगे, वो क्या करते हैं, इसके वॉइड्स में, यहाँ पे जो सैंड बेड की जो अपर लेयर है, इसमें क्या होगा, जो इसके वॉइड्स हैं वो धीरे धीरे अगर वाटर पास करते करते एक टाइम ऐसा आएगा कि जो पर्टिकुलेट्स हैं, ठीक है, पार्टिकल्स हैं, वो इसके अंदर क्या करेंगे, इसको ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। जो वॉइड्स है वॉइड्स को ब्लॉक कर देंगे। तो जब वॉइड्स को ब्लॉक कर देंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे हेड लॉस होगा। वाटर को जब ब्लॉक, यहाँ पे जो वॉइड्स को जब ब्लॉक कर देंगे तो हेड लॉस यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि कुछ टाइम के बाद, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद, ठीक है, इसका एक क्लीनिंग टाइम होता है कितना, 1 to 3 मंथ। एवरी 1 to 3 मंथ में हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी क्लीनिंग करनी पड़ती है, ठीक है। एक चीज़ ये है कि यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि ये जो इसकी डेप्थ होती है सैंड की जो डेप्थ है वो 90 to 10 सेंटीमीटर हम लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब यहाँ पे क्लॉगिंग हो जाएगी, जब पार्टिकल्स होंगे, इसको एक तरीके से क्या करेंगे, जब ब्लॉक कर देंगे इसके वॉइड्स को, तो जो वाटर का इसका जो फ्लो है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। जब ये वाटर का फ्लो कम हो जाएगा, क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि ये वॉइड तो ब्लॉक हो गए, अब इसका फ्लो धीरे धीरे कम हो गया। अब क्या करना पड़ेगा, हमें इसकी क्लीनिंग करनी पड़ेगी, इस फिल्टर की क्लीनिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। फिल्टर की क्लीनिंग करनी पड़ेगी। और फिल्टर की क्लीनिंग में हम क्या करते हैं भाई, इसका अपर लेयर है उसको हम क्या करते हैं, स्क्रैप करते हैं, अपर लेयर को हम स्क्रैपिंग कर देते हैं, ठीक है। और दूसरी साइड में याद रखना पड़ेगा, जो रैपिड सैंड फिल्टर होता है, रैपिड सैंड फिल्टर में हम लोग क्या करेंगे कि क्या करेंगे, बैक वॉशिंग कर देंगे, ठीक है। बैक वॉशिंग कर देंगे, उसमें 4 to 5% वाटर टोटल यूटिलाइज होता है बैक वॉशिंग करने के लिए। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे स्क्रैपिंग करनी पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, यहाँ पे डेप्थ ऑफ सैंड कितनी होती है, 90 to 110 सेंटीमीटर, ठीक। इसका जो टाइम पीरियड होता है डिज़ाइन का, लाइफ टाइम जिसको बोलता है लाइफ पीरियड, डिज़ाइन पीरियड ऑफ स्लो सैंड फिल्टर, टेन ईयर, ठीक है। 10 ईयर के लिए हम इसको डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्लीनिंग ऑफ फिल्टर की क्लीनिंग कैसे करते हैं, नेक्स्ट हम देखेंगे क्लीनिंग ऑफ फिल्टर। क्लीनिंग ऑफ फिल्टर कैसे करेंगे क्लीनिंग, इसकी क्लीनिंग करने के लिए क्या करते हैं, हम स्क्रैपिंग करते हैं, ठीक है। स्क्रैप करेंगे जब हम
जब हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्रैप करेंगे, तो क्या करेंगे, 1.5 to 3 सेंटीमीटर ऑफ सैंड क्या करेंगे, हम रिमूव कर देंगे। क्या करेंगे यहाँ पे 1.5 to 3 सेंटीमीटर ऑफ सैंड इज रिमूव्ड in each cleaning। जब हम इसको क्या करते हैं 1.5 to 3.3 सेंटीमीटर सैंड को रिमूव कर देते हैं, ठीक है, ईच टाइम, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, ईच टाइम, या बोल दो ईच क्लीनिंग। हर बार क्या करेंगे 1.5 से 3 सेंटीमीटर सैंड हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है भाई, इसके बाद में हमें क्या करना है कि जो रॉ वाटर है हम उसको उसके ऊपर फिल्टर पे लोड कर देंगे, ठीक है, रॉ वाटर फिल्टर पे हम लोड कर देंगे। क्या है यहाँ पे, आफ्टर क्लीनिंग filter it is washed with clean water and again loaded with effluent from plain sedimentation। But this filtered water not used for 24 to 36 hours। हमने क्या किया, इसकी क्लीनिंग करने के लिए जब हम उसको स्क्रैपिंग किया, उसके बाद में क्या करेंगे, जो रॉ वाटर है उसके ऊपर लोड कर देंगे, लेकिन जो फिल्टर्ड वाटर होगा उसको हम 24 से लेकर 36 आवर तक हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। अब क्या करना है कि यहाँ पे हम कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को देखेंगे। कंडीशंस क्या हैं, वो कंडीशंस ये हैं, अच्छा उससे पहले हम उस कंडीशन से पहले हम एक चीज़ ये देख लेते हैं कि रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कितना है इनका। स्लो सैंड फिल्टर का रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कितना है ये हम देख लेते हैं। नोट करो इसको, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज 100 to 200 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर ऑफ फिल्टर एरिया, पर मीटर स्क्वायर ऑफ फिल्टर एरिया। ठीक है, और अगर दूसरी चीज़ है, इसको अगर यूनिट अगर इसकी चेंज करना चाहो, कई बार क्या लिखा होता है ये लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे के रेट से, तो उस पर हम कैसे लिखेंगे 2400 से 3600 लीटर मीटर स्क्वायर पर डे,
ठीक है। पर डे में अगर हम देखेंगे, अगर आवर्स में देखते हैं, पर आवर्स में देखते हैं, तब क्या 100 से 200, और अगर डे वाइज देखते हैं तो 2400 से 3600 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे, ये इसका फिल्ट्रेशन रेट होता है। और ये डायरेक्टली क्या होगा, ऑब्जेक्टिव अगर कोई क्वेश्चंस आ रहा है तो उसमें ये डायरेक्टली पूछ लेते हैं। ठीक है, अगर तो आप लोग ऑब्जेक्टिव पेपर कोई देना जा रहे हैं तो उसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको कई बार क्या होता है, लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर में दे रखा होता है ऑप्शंस में, कई बार यहाँ पे 2400 से 3600 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे में दे रखा होता है। तो इसमें कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने दोनों तरह से हमने यहाँ पे आपको लिख दिया है। अब क्या है, अब क्या जो इसकी एफिशिएंसी है स्लो सैंड फिल्टर की, ठीक है, किस पे डिपेंड करती है, इसका जो वेरिएशन होता है एफिशिएंसी में किस पे डिपेंड करता है। भाई सीधी सी बात है, सबसे पहले तो जो इसकी एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा है। एफिशिएंसी ऑफ स्लो सैंड फिल्टर, इसकी एफिशिएंसी कितनी है, मतलब इसको क्लीनिंग एफिशिएंसी जो हम बोलेंगे, ठीक है, एफिशिएंसी अगर हम बोल रहे हैं यहाँ पे तो इसका मतलब क्लीनिंग एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं कि कितना ज़्यादा ये क्वालिटी वाटर हमें प्रोवाइड कर रहा है। एफिशिएंसी ऑफ स्लो सैंड, फिल्टर कितनी होगी, ये होती है 97 से 98% तक, ये 97 से 98% तक होती है। लेकिन अगर वही वाटर में अगर प्री क्लोरिनेशन हो रखा है, ठीक है, इसलिए क्या कहेंगे, इफ़ वाटर इज़ प्री क्लोरिनेटेड, प्री क्लोरिनेटेड, देन कितना हो जाएगा, इसकी जो एफिशिएंसी है वो 99.5 से बढ़कर कहाँ तक पहुँच जाएगी, 99.9% तक। तो अगर जो रॉ वाटर है, अगर प्री क्लोरिनेटेड रॉ वाटर है, यानी उसमें क्लोरिनेशन हो रखा है। क्लोरिनेशन का क्या मतलब होता है, जब हम डिसइंफेक्टेंट के लिए यूज़ करते हैं क्लोरीन को, ठीक है, आप लोगों ने देख पढ़ा है, पहले भी पढ़ रखा है, प्री क्लोरिनेशन और पोस्ट क्लोरिनेशन। पोस्ट क्लोरिनेशन क्या होता था, जब सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका होता था तब अगर हम लास्ट में क्लोरीन को ऐड करते थे तो उसको बोलते थे पोस्ट क्लोरिनेशन। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फिल्ट्रेशन से पहले ही हम क्या कर रहे हैं, क्लोरीन ऐड कर दे रहे हैं। तो अगर हमने फिल्ट्रेशन से पहले ही क्लोरीन ऐड कर दिया है तो इन दैट केस क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो एफिशिएंसी है, यानी उसकी क्वालिटी जो रेट है वो क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है प्री क्लोरिनेशन की वजह से। अच्छा, और इसकी सबसे खास बात क्या होती है, इट इज़ लेस इफेक्टिव टू रिमूव कलर, इट इज़ लेस इफेक्टिव है, ठीक है, लेस इफेक्टिव है किसके लिए, कलर के लिए, कलर रिमूवल के लिए यार लेस इफेक्टिव है। और अच्छा किस में होता है, एल्गी, ठीक है, एल्गी के लिए क्या है, ये अच्छा होता है। और स्लो सैंड फिल्टर जो है इसका हम यूज़ क्या करते हैं, कहाँ पे यूज़ करेंगे, स्मॉलर, ठीक है, स्मॉलर प्लांट्स इन विलेजेस, विलेजेस में हम इसे क्यों यूज़ करते हैं, उसके दो कारण हैं। पहली चीज़, इसको एरिया ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है, और इसका जो आउटपुट जो होता है वाटर का वो कम होता है, यानी ज़्यादा एरिया घेरता है और ये वाटर, इसमें से वाटर प्रोडक्शन देखा जाए तो कम ही होता है क्लियर होकर, ठीक है, इन कंपेरिजन टू
दूसरे अगर फ़िल्टर्स की बात करें, जैसे रैपिड सैंड फ़िल्टर या प्रेशर फ़िल्टर्स की अगर बात करें, तो ये ज़्यादा एरिया चाहिए इसको, और आउटपुट भी वाटर का कम होता है। इसलिए क्या करते हैं, वो जहाँ पे स्मॉल प्लांट्स की अगर हमें रिक्वायरमेंट होती है विलेज एरिया में, तो वहाँ पे इसको हम यूटिलाइज़ करते हैं। ठीक है, और क्या है, इट इज़ डिज़ाइंड फॉर मैक्सिमम डेली डिमांड। ये क्लियर, यहाँ से क्लियर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। इट इज़ डिज़ाइंड फॉर मैक्सिमम डेली डिमांड। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या है कि कुछ नंबर ऑफ बेड्स का एक स्टैंडर्ड पैरामीटर्स होते हैं जो कि आईएस कोड कहता है। क्या कहता है कि अगर 20 मीटर स्क्वायर एरिया है, 20 मीटर स्क्वायर एरिया है, तो उसमें नंबर ऑफ हमें स्लो सैंड फिल्टर की रिक्वायरमेंट होगी 2 की। ठीक है, जिसमें से एक यूज में रहता है और एक स्टैंड मोड में रहता है, स्टैंड बाई जिसको बोलते हैं। दूसरा क्या है, अगर 20 से 249 मीटर स्क्वायर के लिए 3 नंबर्स चाहिए। ठीक है, जिसमें से 2 वर्किंग रहेंगे और एक स्टैंड बाई। वन किसको क्या बोलूँगा, स्टैंड बाई, एक वन स्टैंड बाई रहेगा ये। उसी तरीके से क्या है, 250 के लिए 250 से लेकर 649 मीटर स्क्वायर, इसके लिए 4 नंबर चाहिए, जिसमें से 3 + 1। इसी तरीके से 650 से 1200 मीटर स्क्वायर, 5 नंबर्स, जिसमें से 5 में से 4 + 1। यानी हर बार क्या होगा कि एक हम एक्स्ट्रा स्टैंड बाई में लेकर चलेंगे। नेक्स्ट है 1201, फिर ऑनवर्ड्स 6 नंबर्स, 5 + 1, जिसमें क्या होगा, 5 जो होंगे वर्किंग होंगे, 1 जो होगा स्टैंड बाई मोड में रहेगा। ठीक है, नंबर ऑफ बेड्स ऑफ फिल्टर रिक्वायर्ड डिपेंड्स ऑन एरिया। ठीक है, ये क्या एरिया पे डिपेंड करेंगे। नंबर ऑफ बेड्स रिक्वायर्ड डिपेंड्स ऑन एरिया। ठीक है, कितने नंबर ऑफ बेड्स की रिक्वायरमेंट है इस बात पे डिपेंड करेगा कि वहाँ पे कितना एरिया है, और जिसमें से एक हमेशा स्टैंड बाई में रहेगा। अगर हमें 3, एक्चुअली क्या है, बेसिकली ये जो डेटा है जो हम डिज़ाइन करेंगे और जब न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे तो वहाँ इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इसके जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे इस डेटा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट सिर्फ एरिया दे रखा होगा। अब एरिया जितना दे रखा होता है उसी के हिसाब से हमें एज्यूम करना पड़ता है कि हम कितने नंबर ऑफ बेड्स को हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं। तो ये हो गया हमारा स्लो सैंड फिल्टर। तो एक बार फिर से ज़रा देख लेते हैं। ठीक है, क्विक रिवीजन मोड में हम इसे एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमने क्या इतनी देर में क्या पढ़ा है। हमने देखा कि स्लो सैंड फिल्टर जो है हमारा, वो 3 लेयर में हमें यहाँ पे मिलता है। 3 लेयर है हमारी, एक तो वाटर कह सकते हैं, दूसरा सैंड है, और तीसरा यहाँ पे ग्रेवल है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो सैंड बेड की जितनी डेप्थ है उतनी ही डेप्थ तक हम वाटर सैंड के ऊपर लेने वाले हैं। ठीक है, जब वाटर सैंड के थ्रू पास होकर आएगा तब क्या करेगा, यहाँ पे जो मैक्सिमम फिल्ट्रेशन जो होता है वो सैंड की अपर लेयर में ही हो जाता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे एक डर्टी स्किन यहाँ पे बन जाएगी। डर्टी स्किन जो बन जाएगी वो आगे चल के उसको क्या करेगी, इस फिल्टर को ब्लॉक करेगी। तो जिसकी वजह से क्या है, यहाँ पे हेड लॉस हमें दिखेगा। ठीक है, तो क्या होगा, इसकी जो इफ़िशेंसी है वो धीरे धीरे डाउन होने लगेगी। ठीक है,
रेट ऑफ आउटलेट से जो हमें मिलने वाला है, आउटलेट से जो वाटर की जो एफिशिएंसी है, फ्रीक्वेंसी है, वो डाउन हो जाएगी। तो जिसकी वजह से क्या है, हम 1 मंथ से लेकर 3 मंथ के बीच में, ठीक है, 1 मंथ से 3 मंथ तक हमारा क्लीनिंग पीरियड होता है कि हमें इतने टाइम में क्या करना है, इसको क्लीन करना ही करना है फ़िल्टर को। इसके हम क्लीनिंग कैसे करेंगे यहाँ पे, इसके जो 1 से लेकर 3 1 टू 1.5 से लेकर 3 सेंटीमीटर डेप्थ तक की जो लेयर है उसको हम हटा देंगे यहाँ से, ठीक है। इस तरीके से इसको हम हटा देंगे। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्क्रैपिंग। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्क्रैपिंग, ठीक है। स्क्रैपिंग प्रोसेस हो गया ये। तो इसी तरीके से क्या करते हैं, हर बार धीरे धीरे हम करके 1.5 से 3 सेंटीमीटर तक की लेयर को हटाते जाते हैं। जब लगातार हम हटाते जाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो बेड है, ठीक है, बेड की जो डेप्थ है वो कम हो जाएगी। जब बेड की जो डेप्थ कम हो जाती है तो हम दोबारा से दूसरे सैंड इसमें लाके डाल देते हैं, ठीक है। और एक चीज़, जब स्क्रैपिंग करते हैं, स्क्रैपिंग करने के बाद इसमें जो फ्रेश वाटर है, हम इसको फ्रेश वाटर जब फिल करते हैं तो हम इसको फर्दर जो वाटर हमें मिलेगा उसको हम 24 से 36 घंटे तक उसको यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। यानी एक तरीके से कह सकते हो कि इसका जो रिकवरी टाइम होता है फ़िल्टर का वो 24 से 36 घंटे का होता है, ठीक है। इतने घंटे के लिए हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये हमें पता चल गया इसके स्क्रैपिंग, इसका जो बहुत सारा जो डायमेंशंस हैं वो डायमेंशंस हमने देख ली, ठीक है। कि ग्रेवल है, ग्रेवल को थ्री लेयर में हम तैयार करते हैं। ग्रेवल की जो डेप्थ, इसके यहाँ जो ग्रेवल की जो लेयर है, ग्रेवल लेयर है, उसको 3 लेयर में ये होती है, ठीक है। डेप्थ इसकी 30 सेंटीमीटर से लेकर 60 सेंटीमीटर तक हो सकती है, ठीक है। जो ग्रेवल का स्मॉलर साइज़ होगा वो अपर साइड में होगा, ठीक है। उसके बाद में और उसकी डेप्थ कितनी होती है, 3 to 6 मिलीमीटर होती है। मिडिल लेयर जो होगी वो 20 से लेकर 40 होगी। बॉटम लेयर जो होगी, जो कोर्सर मोस्ट जो ग्रेवल होगा वो बॉटम लेयर पे होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से ये कितना होगा, 40 से लेकर 65 की डेप्थ होगी। टोटल डेप्थ जो हमारी डेप्थ ऑफ टैंक है वो 2.5 से 3.5 होती है, ठीक है। तो ये सारा डेटा हमें पता चल गया जो कि हमें याद रखना पड़ेगा लिखने के लिए, ठीक है। और दूसरी सबसे ख़ास बात क्या है, ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है इसमें, कि हम इसका यूज़ कहाँ करते हैं। हम इसका यूज़ करेंगे विलेज एरियाज़ में, ठीक है। उसके पीछे रीज़न क्या है कि वहाँ पे ज़्यादा एरिया होता है और इसमें एरिया रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। और हम क्या करते हैं, इसको मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। और हर बार नंबर ऑफ़ बेड्स हम कैसे पता करेंगे, कितने नंबर ऑफ़ बेड्स की रिक्वायरमेंट है, हम ये देखेंगे कि कितना एरिया है। और एक स्टैंड बाई जो बेड होगा हमेशा रखेंगे हम, ठीक है। एक बेड हमेशा स्टैंड बाई मोड में रहेगा। तो ये था हमारा स्लो सैंड फिल्टर। अब इस पर क्या है, कुछ न्यूमेरिकल्स बनते हैं, नेक्स्ट टाइम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करवाएंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा स्लो सैंड फिल्टर, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करेंगे कि इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व किया जाए। और एक चीज़ कि ये जो लॉकडाउन की जो स्थिति चल रही है, इसमें ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि हमें एग्ज़ाम के लिए कितना टाइम मिलेगा। तो इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग लगातार अपने टाइम का सही यूटिलाइज़ कर रहे होंगे। और उम्मीद करता हूँ कि ऑनलाइन जो भी मटेरियल आपके पास अवेलेबल है उसको सही से यूटिलाइज़ करें। स्पेशली वो लोग जो लोग जल्दबाजी में घर चले गए और अपनी बुक्स जहाँ आप लोग रहते थे
वहाँ पे लोगों की बुक्स छूट गई। तो इस स्थिति में ऑनलाइन जो मटेरियल है उसको सही से यूटिलाइज़ करें, और अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो कांटेक्ट करें। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।